Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAB 10 MCQ, a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल डी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डेरिवेटिव्स मार्केट, और इसमें हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स मार्केट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करना है और फिर यहाँ आकर उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, तो संकल्प सीरीज का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही एक डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसमें PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट है, तो इसे एक बार आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेरिवेटिव्स एज पर RBI रूल्स। तो RBI रूल्स के द्वारा जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? दिस इज मिल्क। ठीक है, अ ग्लास ऑफ मिल्क। इस दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है? स्वीट्स बनाई जा सकती हैं, आइसक्रीम बनाई जा सकती है ना, और भी बहुत सारी मिल्क प्रोडक्ट्स बेसिकली बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो तब तक ना बनते जब तक ये एक्चुअल कंटेंट एग्जिस्ट ना करता। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इनकी कोई अब ये तो चलो फिजिकल फॉर्म में स्वीट्स हम टच कर सकते हैं, है ना, आइसक्रीम हम टच कर सकते हैं, बट अगर मिल्क ही ना होता तो क्या ये चीज़ें बनती? है ना, तो नहीं बनती। तो मतलब कहने की बात ये है कि इन्होंने अपनी वैल्यू डेराइव करी है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। इसको बोलते हैं, इस मिल्क को बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट। और इन्होंने जो ऐसी चीज़ें बनी हैं जिन्होंने अपनी वैल्यू डेराइव करी है मिल्क से या उस अंडरलाइंग एसेट से, उनको बोलेंगे डेरिवेटिव्स। तो अलग अलग तरीके के डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर में बात करी है। आप अगर कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली चार तरीके के होते हैं। उनके बारे में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सा सही है। अ डेरिवेटिव्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि जो उसका अंडरलाइंग एसेट है अगर वो चेंज होगा तो उस डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज होगी। तो क्या ये सही है? यस, ये सही है। इक्विटी है, फॉर एग्जाम्पल जो आपके शेयर्स हैं, शेयर्स को लेके हम अलग अलग तरीके के डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, ऑप्शंस बना सकते हैं, फॉरवर्ड्स बना सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो जब इक्विटी की वैल्यू में चेंज आएगा, जब उस शेयर की वैल्यू में चेंज आएगा, तो क्या उसके डेरिवेटिव में चेंज आएगा? उसको लेकर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें चेंज आएगा? यस, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पर वन ऑप्शन जो है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट रिक्वायर्स सब्सटैंशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन, दैट इज नॉट ट्रू। अगर आपका शेयर, मान लो मुझे किसी कंपनी का शेयर पसंद है और उसकी शेयर की वैल्यू 1,000 है या फॉर दैट मैटर 10,000 है, तो अगर मुझे एक शेयर भी खरीदना है मुझे 10,000 रुपये डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं उसके डेरिवेटिव्स में डील करूं तो हो सकता है कि मैं अगर लॉट भी लूं तो मुझे बस उसके अगेंस्ट थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़े, और उस प्रीमियम की वैल्यू माइट नॉट बी मोर देन प्रॉबेबली 2,000। ये 2,000 में ज़्यादा बोल रही हूँ, डिपेंड करता है लॉट साइज पे। तो कंपेरेटिव टू द एक्चुअल इक्विटी वैल्यू जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होती है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए जो चाहिए होती है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए होती है हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में, वो बहुत कम है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट, यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, फ्यूचर डेट्स के ऊपर वो बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम अभी आ गए है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए हमने प्रीमियम पे कर दिया या लॉट साइज की पेमेंट कर दी, अलग अलग शब्द हैं, क्या कुछ भी बोल लो। ठीक है, लेकिन इस शेयर में डील करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मैंने 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए जितनी भी है वो पे कर दी, बट वो एग्जीक्यूट कब होगा? इट विल बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। तो ये बिल्कुल सही बात है। एंड द डेरिवेटिव्स कैन ओनली बी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉट कमोडिटीज, दिस इज नॉट ट्रू। आप गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, ऑयल के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर, अनाज के ऊपर, है ना, इन सब के ऊपर कमोडिटीज मार्केट हैं और उनसे रिलेटेड डेरिवेटिव्स भी बन सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1 and 3, ए। एज पर द इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट एज ऑफ 26 नवंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपने बताना है कि डेरिवेटिव्स मार्केट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। Equity derivatives form the largest segment in India. Is it true? Yes, it is absolutely true. 1,
6576456 lakhs. दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा है. तो सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट जो है इंडियन मार्केट में, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव्स ओनली. आपकी सिलेबस में, आपकी किताब में आपको एक टेबल बना हुआ दिख जाएगा, वो आप रेफर कर सकते हो. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स डोमिनेट द इंडियन मार्केट. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अगेन अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव. ये डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट्स को. क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू है 2133 लैक्स विच इज़ वेरी लेस. तो ये सबसे मिनिमम है, वन ऑफ द लीस्ट वंस. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं है. तो ये आंसर नहीं है. Foreign currency derivatives have a smaller outstanding value than the equity derivatives. Outstanding value से डरना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है. इसका मतलब है वो पेंडिंग वैल्यू जिसमें कि अभी डीलिंग होनी है. ठीक है, तो बेसिकली फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स जो है वो छोटी मार्केट होल्ड करते हैं दैन इक्विटी डेरिवेटिव्स. तो ये बिल्कुल ठीक बात है. ये तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पता चल गया, क्योंकि इक्विटी सबसे बड़ी है. द इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट साइज इज मेजर्ड इन INR lakhs. दिस इज ऑल्सो ट्रू. So the correct answer here would be option A, that is 1, 3 and 4. The main purpose of hedger in the derivatives market is to. अब देखो हमारे पास ना डेरिवेटिव्स मार्केट में तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं. हेजर्स होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स होते हैं और आर्बिट्रेजर्स होते हैं. हेजर का काम होता है रिस्क को मैनेज कर कर जो प्रॉफिट्स हैं वो कमाना. ठीक है, स्पेक्यूलेटर का काम होता है जितना भी रिस्क हो वो ले लो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ. और आर्बिट्रेजर्स का काम होता है दो मार्केट्स के बीच का डिफरेंस को यूटिलाइज कर कर प्रॉफिट कमाना. दुबई से गोल्ड उठाया मैंने सस्ते में और इंडिया आकर ज़्यादा में बेच दिया. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने दो मार्केट्स के प्राइस डिफरेंस को यूटिलाइज किया टू गेन प्रॉफिट. ठीक है, हेजर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ रिस्क को कम करते हैं. ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसमें रिस्क को मैनेज कर कर ही प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं. मतलब रिस्क जो है वो मिनिमम कर देना है. हेजर्स आर ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. स्पेक्यूलेटर्स आर ऑल अबाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, चाहे उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो. एंड आर्बिट्रेजर्स मेक यूज ऑफ टू मार्केट्स और द डिफरेंस बिटवीन टू मार्केट्स. तो मुझे बता दीजिए क्या आंसर होगा. द मेन पर्पज ऑफ हेजर इज द इन द डेरिवेटिव मार्केट इज टू earn profit by exploiting the price differences between two markets. No, that is done by arbitrators. Take speculative positions to gain from the price volatility. So this is also not true because ये speculator का काम है. Reduce or eliminate risk associated with price movements on of an asset. This is absolutely ट्रू. तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा. एग्जाम में क्या आप ऐसे करोगे? बिल्कुल ऐसे ही करोगे, लेकिन एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि डी वाली स्टेटमेंट भी पढ़नी है. ठीक है, तो प्रोवाइड मार्जिन फंडिंग फॉर अदर ट्रेडर्स, दैट इज नॉट ट्रू. तो इसलिए हमें पता चल गया कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर है. बट ऑप्शन सारे के सारे एक्सक्यूज मी एक बार गो थ्रू आपने जरूर करने हैं. Consider the following statements about underlying assets in the derivatives. तो underlying asset, वो जो milk था आपका, the underlying asset, उसके बारे में आपने बताना है कि कौन सी statement यहाँ पर सही है. Underlying assets determine the value of derivative instrument. Yes, absolutely true. Only physical commodities like gold and silver can act as underlying assets. नहीं, physical के साथ साथ financial instruments तो हैं ही, है ना. इक्विटी, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारा कुछ क्या है, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं. तो कमोडिटीज एज वेल एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इन दोनों के ही अंडरलाइंग एसेट्स हो सकते हैं, या ये दोनों ही अंडरलाइंग एसेट्स की तरह यूज हो सकते हैं और इनके ऊपर डेरिवेटिव्स बन सकते हैं. ठीक है जी. बॉन्ड्स, शेयर्स एंड स्टॉक इंडेक्सेस ऑल्सो सर्व एज अंडरलाइंग एसेट्स. ये बिल्कुल सही बात है. जो स्टॉक इंडेक्सेस हैं जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सो निफ्टी इज द स्टॉक इंडेक्स. Bombay Stock Exchange. So Sensex is the stock index, right? तो यहाँ पर ये जो indexes हैं इनको भी हम यूज कर सकते हैं as underlying asset और इनके ऊपर derivatives हम बना सकते हैं. तो ये भी बिल्कुल सही बात है. Foreign exchange rates and currencies can be underlying assets too. ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है. Which type of derivative market participant takes position in futures or options to gain from expected price movements accepting high risk? अब ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि अभी अभी हमने इसके बारे में बात करी. तो स्पेक्यूलेटर इज द करेक्ट आंसर हियर. अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड एट. ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स,
ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैसे सेटल किया जाता है? इज इट डन थ्रू अ क्लियरिंग हाउस? क्या ये एक फ्यूचर डेट पर एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर एंड सेलर के बीच में होता है, या ये सेम डे पे किया जाता है, या मंथली थ्रू एक्सचेंज मार्जिन एडजस्टमेंट? तो नाम से ही पता चल रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आगे के लिए है, तो ये एक फ्यूचर डेट पर एग्रीड अपॉन बाय बायर एंड सेलर, ठीक है। सिक्स्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जब अगेन रिवाइज करोगे इस कॉन्सेप्ट को, बिकॉज यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस एंड स्वैप्स का मीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? वो जो कि फ्यूचर डेट को लेकर अग्री किए जाते हैं बायर और सेलर के बीच में। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट। अब दो तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप डेरिवेटिव्स में डील कर सकते हो। पहला है कि आप किसी स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ो और उस एक्सचेंज के थ्रू करो, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोई रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हो, दोज आर कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट। यही चीज अगर आप दो लोग आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके, टेलर मेड, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे 10 दिन के बाद के कॉन्ट्रैक्ट में आना है ना, या वो 10 दिन के बाद एग्जीक्यूट होगा, अपनी शर्तों पे अपने तरीकों से सामने वाली पार्टी से मैं डील कर रही हूँ, उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज्ड है थोड़ी, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इन नेचर है। इनसे रिलेटेड आप आंसर्स बताइए मुझे क्या हो सकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस, एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि यहाँ पर ना कस्टमाइजेशन का कोई ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलता, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज है, इतने सारे लोग डील कर रहे हैं, हर एक को हम कस्टमाइज चीज़ें नहीं दे सकते। सो वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। These contracts ensure transparency as information is disclosed to exchanges and regulators. This is also correct. Clearing and settlement are handled through a clearing house which may require margin deposit. ये भी सही है, clearing house का इसमें इस्तेमाल होता है transactions को settle करने के लिए, और इसीलिए margin deposit देना पड़ सकता है। Exchange traded markets offer high customization, so this is not true. OTC markets offer high customization and privacy to participants. यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, आपकी डिटेल सारी जब आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तो जाएंगी, राइट। Sorry about the bad throat. I know it's a little disturbance, but just bear with me, guys. Right? तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी तीन जो है वो करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होता है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स अपने क्रेडिट रिस्क को, क्रेडिट रिस्क मतलब लोन्स जो लिए हुए हैं उन पे अगर रिस्क है मुझे, तो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगी कि भाई ये लो पकड़ो ये सीडीएस, मेरा रिस्क तुम परचेज कर लो, मैं तुम्हें प्रीमियम दे रही हूँ, लेकिन कल को अगर मेरे साथ कोई पंगा हुआ, कुछ परेशानी हुई, सामने वाले ने मुझे पेमेंट नहीं करी, तो यू विल बेयर द रिस्क। यहाँ पर स्वैप हो रहा है, स्वैप मतलब एक्सचेंज हो रहा है, किसका? फंड्स का नहीं, रिस्क का। तो क्रेडिट रिस्क का जब स्वैप हो रहा है बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। दैट इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से ये होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो हेजिंग के लिए, यानी कि रिस्क को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे अगर आपको लग रहा है रिस्क है ना, आपने बॉन्ड्स में पैसा डाल दिया बट नाउ यू आर फियरफुल, या फिर आपने कोई लोन दे दिया है और आपको लगता है कि सामने वाला शायद पेमेंट ना करे, तो उससे बचने के लिए आप एक थर्ड पार्टी को, इंश्योरेंस कंपनी, कुड बी एनीवन, उसको अपॉइंट करोगे, सीडीएस उसको जो है आप उससे खरीदोगे, प्रीमियम पे करोगे सीडीएस खरीदने के लिए, और वो आपका रिस्क बियर करेगा। So this is the concept of credit default swaps. So a CDS allows an investor to transfer the risk of default of a borrower to another party. Absolutely true. In a CDS, the buyer of protection pays a premium to the seller of protection. This is also true. Similar to insurance, that it provides credit protection against non-payment. ये भी सही है. और it involves the swapping of financial cash flows between parties. No. As I already told you, credit risk की swapping हो रही है, financial product की नहीं हो रही है. So the correct answer here would be option A. Call option. Call and put.
ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस हैं। ऑप्शन क्या है? एक तरह का डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक होता है कॉल का ऑप्शन लेना, एक होता है पुट का ऑप्शन लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कॉल का जो ऑप्शन है, जब एक बायर डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करता है और ऑप्शन में किसी शेयर को या डेरिवेटिव को लेकर कॉल का ऑप्शन लेता है, तो उसे क्या कहते हैं या वो क्या होता है एग्जैक्टली exactly? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्ट्राइक प्राइस बाय द, कॉल का मतलब होता है बाय। ठीक है, बाय, और पुट का मतलब होता है सेल। जब आप किसी सिक्योरिटी को, अब देखो मेरे को ना ये दिख रहा है कि 10 रुपए में कोई चीज़ मुझे मिल सकती है, तो मैंने आज ऑप्शन खरीद लिया 1 रुपए दे के। 1 रुपए क्या है? प्रीमियम है, कि भाई जैसे ये 10 रुपए 15 रुपए होंगे ना, मैं खरीद लूंगी। मेरे को इस कमोडिटी को, इस एसेट को बाय करने का ऑप्शन दे दो। तो सेलर को मैं 1 रुपया पे करती हूँ, किसके लिए? खरीदने के लिए नहीं, ऑप्शन खरीदने के लिए, कि कल को मुझे जब खरीदना होगा स्ट्राइक प्राइस पे मैं खरीद लूंगी। ठीक है, तो ये दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। बहुत रिस्की होती है, बट कॉल एंड पुट आर द टू ऑप्शंस। यही चीज़ अगर मुझे सेलिंग के लिए ऑप्शन परचेज करना है, कल को सेल करने का किसी चीज़ को, तो उसको मैं बोलूँगी पुट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है दैट वुड बी ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कौन सी चीज़ सही है? ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और स्टैंडर्डाइज्ड है नहीं, ये एक ओटीसी मार्केट वाला फंड है, ओवर द काउंटर, टू पार्टीज के बीच में ये होता है और नेगोशिएटेड डायरेक्टली। ठीक है, दो पार्टीज जब नेगोशिएशन डायरेक्टली करती हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है आपके स्टॉक एक्सचेंजेस पर। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, अगर कोई भी आप देखोगे स्टॉक मार्केट वाली वेबसाइट, ऐप, वॉट एवर, ब्रोकर, तो उसमें आपको दिखेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो एक आपके पास ऑप्शन है वो आता है। सो दैट इज, मतलब उस तरीके से आप याद रख सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओटीसी। ठीक है, आर ट्रेडेड ऑन ओटीसी। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। अब हमने सक्सेसफुली जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको कर लिया है। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, लेट मी टेल यू, edutap.in पर जाकर आप डिफरेंट कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। ये जो टाइम कम बचा है, अभी भी जॉब क्लियर करने का स्कोप आपके पास है, तो सुपर क्रैश कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। एंड इसमें जो डिस्काउंट है आप वो भी अवेल कर सकते हो 81% तक का, बाय यूजिंग द कोड JAB81। कोई भी डिटेल आपको देखनी है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, वो आप ब्रोशर्स डाउनलोड करके देख सकते हो। So that is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.